हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास से पहले के कुछ 13 क्वेश्चंस कराए। अब इसके बाद जो अतिरिक्त अभ्यास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके चलेंगे। लेकिन लेके चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3.20। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पार्ट है इसका। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कहता है कि आपको आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधक दिए गए हैं, यानी R1 R2 से लेकर के Rn तक आपके प्रतिरोध सारे के सारे R हैं। अब आपको पहली कंडीशन में क्या कहता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि R तुल्य जो होगा वो R1 प्लस R2 से लेकर के Rn तक होगा। सबकी वैल्यू एक ही है, R प्लस R से लेकर के कहां तक, n पदों तक, क्योंकि n दे रखे हैं तो टोटल हो जाएगा nr। R तुल्य ना लिख करके इसे लिखो अधिकतम। अधिकतम की कंडीशन क्या है। जब न्यूनतम की बात करता है तो न्यूनतम की बात जब करेगा तो सभी प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में होने चाहिए। तो क्या होगा, 1/R न्यूनतम, 1/R1, 1/R2 से लेकर के n पदों तक। तो क्या लिखेंगे, n 1/R 1/R से लेकर के n पदों तक। तो n/R को हम क्या लिख सकते हैं, R न्यूनतम बराबर होगा R/n। इस तरीके से हमने न्यूनतम ज्ञात किया। साथ में अब ये कहता है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध जो आए उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, R अधिकतम बटे R न्यूनतम, ये कितना है, nr बटे होगा R/n, ऊपर जाएगा n स्क्वायर बचेगा R अधिकतम बटे R न्यूनतम। तो हमारा जो अधिकतम प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना होगा। इस तरीके से हमने पहला पार्ट 3.20 का कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसका बी पार्ट। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आते हैं। बी पार्ट, R1 दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 2 ओम, R3 दे रखा है 3 ओम। और फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि R जो हमको ज्ञात करना है वो है 11/3 ओम। जो R प्रतिरोध है वो 11/3 ओम है। अब
इन तीन प्रतिरोधों से ही आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से हमको करना है? पहली बात आप ये देखिए, क्या ये न्यूनतम है, क्या ये अधिकतम है? अगर हम अधिकतम की बात हम करें तो 1 + 2 + 3 6 हो गए। 11/3 का मतलब कितना हो गया? 11/3 का 3 3 9 प्लस 6 6, यानी कि अधिकतम भी नहीं है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब होता है जो मान आए वो सभी प्रतिरोधों से छोटा होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ श्रेणी में होंगे, कुछ समांतर में होंगे। तो किस तरीके से जोड़े जाना है इसको आप देखिए कि एक प्रतिरोध 3 ओम का हमने श्रेणी में जोड़ा और दो प्रतिरोध हमने किस में जोड़े? समांतर में जोड़ दिए। इसको हमने 1 ओम कहा, इसको हमने 2 ओम कहा। अब जरा इसका वेरिफिकेशन देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। इसका नाम हमने दिया R3, यहां दे रखा है, इसका नाम दे रखा है R1, इसका नाम दे रखा है R2। देखो R1 और R2 समांतर में, R1 व R2 समांतर में, तो 1/r' होगा 1/r1 + 1/r2, 1 + 1/2, 3/2, 1/r'। तो r' को उल्टा करके निकालो, r' आपका आ गया 2/3 ओम आ गया, क्योंकि 1/r' की वैल्यू 3/2 है। उल्टा लिखेंगे r' की वैल्यू निकालने के। इनको मिलाकर के हमने जो बनाया वो r' बनाया। अब r' और R3 श्रेणी क्रम में हो गए। R3 व r' श्रेणी में, तो R कितना होगा? R3 + r'। R3 की वैल्यू 3, 2/3, 3 3 9, तो 11, 11/3 ओम। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो 1 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा, उसके श्रेणी क्रम में हमने 3 ओम को जोड़ा, जिससे हमारा जो प्रतिरोध हमारा आया वो 11/3 ओम हमारा आया। सेकंड पार्ट जो कहता है बेटा दे जाए, इसका जो सेकंड पार्ट कहता है R की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 11/5 ओम होनी चाहिए। R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 11/5। अब भी देखिए, ना अधिकतम है ना न्यूनतम है, तो श्रेणी और समांतर को लेके चलेंगे। किस तरीके से लेके चलना है कि पहला 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में, बाकी 2 प्रतिरोध जो शेष प्रतिरोध बचे 2 ओम R2, 3 ओम R3 समांतर में हमारे होने चाहिए। ये हमें फिगर को 1 या 2 फिगर को चेंज करके देखना पड़ेगा हमको। अब कैसे होगा? तो यहां ध्यान दीजिए कि R2 व R3 समांतर में, तो 1/r' होगा 1/r2 + 1/r3, 1/2 + 1/3, कितना हो जाएगा? 5/6, 1/r', r' हो गया 6/5 ओम। 6/5। आगे चलिए इसके अंदर, R1 व r' श्रेणी में, तो R बराबर होगा R1 + r'। R1 की वैल्यू 1 और 6/5, 11/5 ओम। इस तरीके से हमें 1 2 3 के आधार पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से हमने अरेंज किया है जो हमने आपको चित्र में दिखा रखा है। अब नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट कहता है कि R की वैल्यू 6 ओम आनी चाहिए। R बराबर जो होना चाहिए वो
6 ओम होना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा है R1 से भी ज्यादा, R2 से भी ज्यादा, R3 से ज्यादा। इसका मतलब है क्या है? अधिकतम प्रतिरोध है। तो कितने होने चाहिए? 1 2 3, R1 R2 R3। तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा तीसरा पार्ट था, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। और जो लास्ट पार्ट कहता है, अब देखिए जो लास्ट पार्ट कहता है, वो लास्ट पार्ट क्या कहता है कि 6/11, चौथा पार्ट R बराबर 6/11 ओम। अब आप ये देखिए, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वैल्यू जो होगी वो भिन्न में आएगी, दशमलव में आएगी। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 से छोटी होगी। छोटी होगी तो इसका मतलब है कि सभी के सभी जो प्रतिरोध हैं वो आपके समांतर क्रम में होने चाहिए, जिससे आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, R1 R2 देन R3, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 9 और 2 11/6, R आ गया। R बराबर 6/11 ओम। इस तरीके से हमारा चौथा पार्ट इसका पूरा होता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, अगला पार्ट जब चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसके अंदर आपके 4 खंड मैंने इसके अंदर दिखाए हैं। हालांकि 1 2 3 4 इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसमें क्या क्या लिखा है कि एक ये आयत के आकार का, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत दे रखा है। इसमें 1 ओम के प्रतिरोध ऊपर की साइड हैं, नीचे 2 ओम के प्रतिरोध हैं। लेकिन मैंने इसको विभाजित करने के लिए 1 2 3 4 खंडों में इसको विभाजित कर दिया। अगर आप हर एक खंड की बात करें, हर एक खंड के अंदर 4 प्रतिरोध हैं, ऊपर 2 हैं, 1 है, नीचे 2 हैं, इसी तरीके से चारों के अंदर हैं। तो क्या होगा? हर एक खंड का प्रतिरोध जो होगा वो एक जैसा होगा। अब देखिए, यहां से धारा बढ़ जाती है, यहां से मिल जाती है, फिर बढ़ जाती है, मिल जाती है, बढ़ जाती है, मिल जाती है, बढ़ जाती है, एंड लास्ट में मिल जाती है। तो यहां पे जब मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे चारों खंड एक ही लाइन में हैं। तो चारों खंडों के प्रतिरोध निकालो, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ो, इसका तुल्य मान या कुल मान आ जाएगा। किस तरह किस निकालते हैं? प्रत्येक खंड का प्रतिरोध R डैश। तो देखिए, पहले खंड की बात हम करते हैं, खंड 1 की बात करते हैं। यहां से चलते हैं इस पॉइंट तक, यहां से दोनों एक लाइन में है। तो इसका मतलब है 1 ओम व 1 ओम श्रेणी। तो R1 हम क्या कहेंगे? 1 प्लस 1 2 ओम कह दिया, और इसके बाद 2 ओम व 2 ओम नीचे वाले। फिर श्रेणी में कुछ चित्र किस प्रकार का होगा? चित्र इस प्रकार का होगा। प्रत्येक खंड की हमने बात करी है। पहला खंड बात करा है 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम की बात करी है। तो R2 कितना होगा? 2 प्लस 2 4 ओम हो गया। उसके बाद ऊपर का सेक्शन, नीचे का सेक्शन जो है वो आपका किस में है? समांतर में है। R1 व R2 समांतर में,
तो पहले खंड का टोटल निकलेगा 1/r' बराबर 1/2 प्लस 1/4, कितना हो गया 4 आ गया, 2 प्लस 1 3/4 इम्प्लाइज r' की वैल्यू आ गई 4/3 ओम। तो प्रत्येक खंड का प्रतिरोध कितना आया? प्रत्येक खंड का प्रतिरोध आया 4/3 ओम। अब क्या लिखेंगे? प्रत्येक खंड परस्पर श्रेणी में है, तो R बराबर क्या होगा? 4 खंड है तो R' प्लस R' प्लस R' प्लस R', क्योंकि हर एक लिखा है प्रत्येक खंड का प्रतिरोध R' है, तो इसका भी R' श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे 4R', 4 गुणा 4/3 16/3 ओम का प्रतिरोध आपका ये आया। इस तरीके से हमारा तीसरा खंड सी खंड पूरा होता है। आप इसे नोट करिए, कोई समस्या आती है मुझको बताइए। ये इसका सी खंड का पहला पार्ट। अब सी खंड का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल आसान है। उसमें क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट R R R R एंड R ये दे रखा है। लगते सारे समांतर में हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि धारा यहां से चली, ए से चली और यहां से चलती हुई ऐसे निकली, ऐसे चलती हुई ऐसे निकली, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, धारा को कोई शाखा दिखाई नहीं दी, धारा का विभाजन नहीं हुआ, इसलिए समांतर क्रम में नहीं है। जब धारा का विभाजन नहीं होता, धारा वही के वही रहती है, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। क्या लिखा है? चूंकि सभी प्रतिरोधों में धारा समान है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा। तो कितना होगा? R बराबर R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R 5 बार दे रखा है, तो कितना हो गया? इसको R डैश कर लो, 5R हो गया। ये हमारा इस तरीके से प्रतिरोध का मान आया। ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन पूरा होता है। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, किस तरीके से हमने किया है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, आ सकती हैं, और आसानी से इसको जब आप लेवल में लेकर के चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है, आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, लेकिन लिखेगा वही जो करेगा। क्लास के अंदर बैठे हुए सारे बच्चे इंटेलेक्चुअल नहीं होते, कुछ गधे भी होते हैं। जो गधे होते हैं वो दूसरे का मुंह देखते हैं, और जो थोड़े समझदार होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप किसी चीज को अपने आप खुद करके नहीं देखेंगे, आपको कामयाबी किसी भी हद तक नहीं मिल सकती। तो करना तो आपको है। तो हमें गधे नहीं बनाने, हमें घोड़े बनाने हैं। जो चूंकि घोड़ा जब भागता है तो जीत की तरफ भागता है, गधा हमेशा दूसरे का मुंह देखता है, सड़क के बीच खड़ा रहता है। तो हमें गधे प्रोड्यूस नहीं करने, हमें एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति, अच्छे समझदार व्यक्ति बनाने हैं, और वो सारी क्वालिटी आप लोगों में मौजूद हैं। बस शर्त यह है कि आप लोग थोड़ा सा अपने उस क्वालिटी पर फोकस करें, और जो कार्य आपको दिया गया है, चाहे स्कूल की तरफ से हो या आपके
माता पिता की तरफ से उस कार्य को टाइम से संपूर्ण करें, और इस तरीके से हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। कोई समस्या आती है आप बताएं, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। तो आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन पूरा करने से पहले आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, मेरा चैनल प्रमोट होगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दूंगा। तो इस तरीके से आज का ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।